हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आनंद करियर इंस्टीट्यूट। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के मैथमेटिकल फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम सारे चैप्टर्स को डे बाय डे अध्ययन करेंगे। सभी ने मुझे बोला कि कुछ फ्रेंड्स ने कि बीएससी फर्स्ट ईयर में वीडियो बनाओ, सो आई स्टार्टेड वीडियो ऑन बीएससी फर्स्ट ईयर। हम सारा सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे एग्जाम से पहले। स्टार्ट करते हैं। वेक्टर और फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? वे राशियां जिनको हम माप सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज भौतिक राशियां कहलाती हैं। यह दो प्रकार की होती हैं, सदिश राशियां वेक्टर क्वांटिटीज और अदिश राशियां स्केलर क्वांटिटीज। सदिश राशियां को देखते हैं। वे भौतिक राशियां जिनका केवल परिणाम ही बताने से अर्थ पूरा नहीं होता है, उन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा बताने की भी आवश्यकता होती है, तभी उनका अर्थ पूरा हो पाता है। सदिश या वेक्टर राशियां कहलाती हैं। सदिश राशियों को मोटे बोल्ड अक्षर या फिर अक्षर के ऊपर तीर का चिन्ह लगाकर व्यक्त करते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। वेक्टर राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम तो हमें चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ हमें दिशा भी चाहिए। तो वह भौतिक राशियां या वे क्वांटिटीज जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें दिशा और परिणाम मैग्नीट्यूड दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए डार्क अक्षर या फिर जो अक्षर है, सिंबल है, उसके ऊपर तीर का चिन्ह लगाकर व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। वेग एक सदिश राशि है। त्वरण, बल, संवेग और ताप प्रवणता आदि ये जो राशियां हैं, वेग, त्वरण, बल, संवेग, ताप प्रवणता, यह सदिश राशियां हैं। और अदिश राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जिनका केवल मैग्नीट्यूड परिणाम बताने से ही अर्थ पूरा हो जाता है तथा जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, अदिश राशियां कहलाती हैं। अदिश राशियां का एग्जाम्पल देखते हैं। कार्य, ऊर्जा, दाब, ऊष्मा की मात्रा आदि अदिश राशियां हैं। अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे सदिश राशियां क्या होती है और अदिश राशियां क्या होती हैं। सदिश राशियां वे राशियां होती हैं, वे सभी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम और दिशा, हमें उसका परिणाम भी चाहिए और दिशा भी चाहिए। परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें व्यक्त करने के लिए सदिश राशियां कहलाती हैं। और अदिश राशियां वे सभी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, अदिश राशियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल हमने देख चुके हैं। सदिश राशियां के एग्जाम्पल है वेग, त्वरण, बल, संवेग, ताप प्रवणता। और अदिश राशियां के एग्जाम्पल कार्य, ऊर्जा, दाब, ऊष्मा की मात्रा आदि। चलो अब हम नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट वेक्टर्स देखते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट वेक्टर्स हैं जो एग्जाम में 2 नंबर में आ सकते हैं। चलिए देखते हैं। एकांक यूनिट वेक्टर्स, शून्य जीरो वेक्टर्स, स्थिति पोजीशन वेक्टर्स, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ध्रुवीय पोलर वेक्टर और अक्षीय एक्सियल वेक्टर। लेट मी डिस्कस अबाउट यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है? वह वेक्टर जिसका परिणाम एकांक होता है, एकांक वेक्टर कहलाता है। यह केवल दिशा का बोध कराता है। इसे एक कैप द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो वह वेक्टर जिसका हम कैलकुलेशन करने पर उसका परिणाम एक आता है, एकांक वेक्टर कहलाता है। यह केवल दिशा का बोध कराता है। एकांक वेक्टर को यूज हम वहां करते हैं जहां हमें किसी भी चीज का परिणाम में दिशा की आवश्यकता होती है। हमें दिशा चाहिए, इसीलिए हम यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। इसे हम एक ऐप द्वारा व्यक्त करते हैं। यदि कोई वेक्टर a इज इक्वल टू एक्स आई प्लस जे बाई जे प्लस जेड के है, तो हम इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, पहले ये समझ लेते हैं, फिर एक और बार मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मॉड ऑफ इसका जो परिणाम होगा वो होगा
mod ऑफ a इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यदि वेक्टर a इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है। तो यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? यूनिट वेक्टर, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, वह वेक्टर जिसका परिणाम एक होता है एकांक वेक्टर कहलाता है और यह केवल दिशा का बोध कराता है, इसे एक एफ द्वारा व्यक्त करते हैं। और इसका जो सूत्र होता है एक एफ इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर वह वेक्टर जिसका परिणाम शून्य होता है जीरो वेक्टर कहलाता है। वह वेक्टर जिसका परिणाम जीरो होता है वह जीरो वेक्टर कहलाता है। इसके शीर्ष और मूल बिंदु संपाती होते हैं, इसकी दिशा अनिश्चित होती है, इसे वेक्टर जीरो द्वारा प्रदर्शित करते हैं किया जाता है। वेक्टर ओ मॉड, और इसका जब हम मॉड निकालते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए, इसका परिणाम निकालते हैं, वह भी जीरो आता है। तो जीरो वेक्टर वह वेक्टर होते हैं जिसका परिणाम शून्य होता है, जीरो वेक्टर कहलाता है और इसके शीर्ष और मूल बिंदु संपाती होते हैं, अर्थात इसकी दिशा अनिश्चित होती है। हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि जीरो वेक्टर की दिशा किस तरफ है, क्योंकि इसके मूल और शीर्ष बिंदु दोनों ही संपाती हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट जीरो वेक्टर क्या होता है। जीरो वेक्टर वह वेक्टर होता है जिसका परिणाम शून्य होता है और इसके शीर्ष और मूल बिंदु संपाती होते हैं और इसकी दिशा अनिश्चित होती है, इसे वेक्टर जीरो द्वारा व्यक्त करते हैं। मॉड और इसका जो परिणाम निकलता है वह जीरो के इक्वल होता है। अब हमें आवश्यकता क्यों पड़ी जीरो वेक्टर की जब उसका परिणाम ही जीरो आ रहा है? तो देखते हैं, किसी वेक्टर ए का स्केलर लैम्डा, हमने माना है यहाँ पे लैम्डा एक स्केलर राशि है और वेक्टर ए एक वेक्टर राशि है। किसी वेक्टर ए का स्केलर लैम्डा इज इक्वल टू जीरो से गुणा करने पर हमें शून्य वेक्टर प्राप्त होता है, अर्थात लैम्डा ए इज इक्वल टू जीरो। और दो वेक्टर सेकंड इसका जो आवश्यकता है उस वो पॉइंट हम देख रहे हैं, दो बराबर व विपरीत वेक्टरों का योग शून्य वेक्टर होता है। यदि हमने माना वेक्टर ए और वेक्टर बी दो बराबर और विपरीत दिशा वाले वेक्टर हैं, तो हम उनको जब ऐड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो जीरो के इक्वल होगी। क्यों होगी? यदि देखिए a इज इक्वल टू बी परिणाम में बराबर है लेकिन इसकी दिशा विपरीत है, डायरेक्शन विपरीत होने के कारण इसमें माइनस सिंबल आ गया है, ये इसकी जो ये विपरीत दिशा में जा रहा है। तो वेक्टर a इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी हो, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो जीरो के इक्वल टू आएगा। तो दो बराबर व विपरीत वेक्टरों का योग शून्य वेक्टर के बराबर होता है। हम इसे इस तरह से भी देख सकते हैं, एग्जाम्पल, यदि a की वैल्यू 2 के बराबर हो और b की वैल्यू -2 के बराबर हो, जब हम इसको ऐड करेंगे 2 प्लस -2 इज इक्वल टू 0 ही आएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट जीरो वेक्टर वह वेक्टर होता है जिसका परिणाम शून्य होता है और इसकी दिशा अनिश्चित होती है, शेष बिंदु मूल बिंदु संपाती होते हैं। आवश्यकता हम पढ़ चुके हैं, किसी वेक्टर ए का स्केलर 0 से गुणा करने पर शून्य वेक्टर प्राप्त होता है, अर्थात लैम्डा इज इक्वल टू 0, और दो बराबर विपरीत वेक्टरों का योग शून्य होता है, अर्थात वेक्टर ए आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं गुण, शून्य वेक्टर के क्या गुण है। किसी वेक्टर में शून्य वेक्टर को जोड़ने या घटाने पर मूल वेक्टर ही प्राप्त होता है। वेक्टर a प्लस 0 इज इक्वल टू वेक्टर a, वेक्टर a माइनस 0 इज इक्वल टू वेक्टर a। किसी स्केलर में शून्य वेक्टर का गुणा करने पर शून्य वेक्टर प्राप्त होता है। जो भी स्केलर राशियां हैं, जैसे हमने यहाँ पे लैम्डा का यूज किया है, स्केलर में शून्य वेक्टर का गुणा करने पर शून्य वेक्टर प्राप्त होता है, अर्थात लैम्डा इंटू 0 इज इक्वल टू 0। और जीरो वेक्टर को हम 0 के ऊपर तीर का निशान से व्यक्त करते हैं, जैसे यहाँ पे प्रदर्शित है। अब देखते हैं हम ये जो है शून्य, ये जो प्रतिबंध है, शर्तें हैं, गुण, इसको हम बुलियन बीजगणित में भी यूज करेंगे। अब आता है पोजीशन वेक्टर, वह वेक्टर जो किसी निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष किसी क्षण किसी वस्तु की स्थिति बताता है, स्थिति वेक्टर कहलाता है। वह वेक्टर जो किसी निर्देशित बिंदु के सापेक्ष किसी अन्य वस्तु की स्थिति बताता है, वह स्थिति वेक्टर कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे वेक्टर ए जो है जिसकी वैल्यू वेक्टर ओपी के बराबर है, वह स्थिति वेक्टर पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो बिंदु P है जिसे हमने वस्तु माना है और बिंदु O है जिसे हमने निर्देशित बिंदु माना है, यहाँ पे जो वेक्टर R OP है वह वस्तु P की निर्देशित बिंदु O के सापेक्ष स्थिति बता रहा है, इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे जो वेक्टर OP है वह
इस पोजीशन वेक्टर व्यक्त करता है। तो वह वेक्टर जो किसी निर्देशित बिंदु के सापेक्ष किसी क्षण किसी वस्तु की स्थिति बताता है, स्थिति वेक्टर कहलाता है। जैसे कि चित्र में हम एक्सप्लेन कर लेते हैं उदाहरण लेकर, ये हमने एग्जांपल लिया है। चित्र में बिंदु O के सापेक्ष बिंदु P की स्थिति सदिश OP द्वारा व्यक्त की जाती है, अतः बिंदु O के सापेक्ष बिंदु P का स्थिति सदिश वेक्टर R इज इक्वल टू OP होगा। OP होगा। तो आपने देखा यहाँ पर, देखिए कि चित्र में हमने एक निर्देशित बिंदु O है और बिंदु वस्तु P है, जो स्थिति वेक्टर है वह बिंदु O के सापेक्ष, जो निर्देशित स्थिति वेक्टर है बिंदु O के सापेक्ष बिंदु P की स्थिति बता रहा है, P की स्थिति बता रहा है। तो हम जहाँ पे वेक्टर A जो है स्थिति वेक्टर है जिसकी वैल्यू OP के बराबर है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट पोजीशन वेक्टर वह वेक्टर होता है जो किसी निर्देशित बिंदु के सापेक्ष किसी क्षण किसी वस्तु की स्थिति बताता है, स्थिति वेक्टर कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वह वेक्टर जो यह बताता है कि किसी समय अंतराल में गतिमान वस्तु के विस्थापन का परिणाम कितना है तथा यह विस्थापन किस दिशा में हुआ है, विस्थापन सदिश कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वह वेक्टर होते हैं जो यह बताता है कि किसी समय अंतराल में गतिमान जो वस्तु है के विस्थापन का परिणाम कितना है तथा विस्थापन किस दिशा में हुआ है, विस्थापन सदिश कहलाता है। जैसे हमने एग्जांपल लेके इसको अच्छे से समझ लेते हैं। माना यदि किसी गतिशील वस्तु का किसी क्षण t1 पर स्थिति p है, जैसे हमने माना है ये स्थिति p है, तथा किसी अन्य क्षण t2 पर स्थिति q है, तो समय अंतराल t2 माइनस t1 में वस्तु का विस्थापन pq द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। देखिए माना t1 में हमने माना था कि स्थिति p है तथा t2 में स्थिति q है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वह समय अंतराल t2 माइनस t1 होगा। इनका t2 माइनस t1 इज इक्वल टू pq द्वारा व्यक्त किया जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को a से इंडिकेट किया है जिसकी वैल्यू pq के बराबर है। अब हमें इनको फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, तो हमें यहाँ पे स्थिति भी तो लेना पड़ेगा। हमें बिंदु P की स्थिति पहले ज्ञात होना चाहिए कि कोई गतिशील वस्तु है, अब वह गति कर रही है, तो वह किस एक निर्देशित बिंदु लेना पड़ेगा। जैसे हमने पोजीशन वेक्टर बिंदु P की भी तो पोजीशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फिर Q की भी तो पोजीशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हमने स्थिति वेक्टर पढ़ चुका है कि स्थिति वेक्टर वह वेक्टर होते हैं जो किसी निर्देशित बिंदु के सापेक्ष किसी अन्य बिंदु की स्थिति बताते हैं, अन्य बिंदु वस्तु की स्थिति बताते हैं। तो यहाँ पे P O के सापेक्ष P की स्थिति R1 है और P O के सापेक्ष Q की स्थिति R2 है। तो हमें पता है PQ इज इक्वल टू, हमें OP की वैल्यू भी मालूम है और OQ की वैल्यू मालूम है। हमने फॉर्मूला मालूम है कि जो डिस्प्लेसमेंट है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए OQ माइनस OP कर देंगे हम। तो OQ माइनस OP इज इक्वल टू, और वैल्यू रखें S इज इक्वल टू R2 माइनस R1। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, आई होप यू क्लियर दैट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वह वेक्टर जो यह बताता है कि किसी समय अंतराल में गतिमान वस्तु के विस्थापन का परिणाम कितना है तथा यह विस्थापन किस दिशा में हुआ है, विस्थापन सदिश कहलाता है। अब आता है पोलर वेक्टर, वह वेक्टर जिसका प्रारंभिक बिंदु या कार्यकारी बिंदु पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, ध्रुवीय वेक्टर कहलाता है। ध्रुवीय वेक्टर वह हो गया होगा, समझ में आ गया होगा आपको। पोलर वेक्टर वह वेक्टर होते हैं जिनका प्रारंभिक बिंदु होता है या कार्यकारी बिंदु होता है। जैसे विस्थापन, उसका प्रारंभिक बिंदु होता है विस्थापन का कि कोई वस्तु यहाँ, मतलब हम, आप जहां से भी, आप यहाँ पे भी बैठे हो, वहां से 5 किलोमीटर और आगे चले गए हो, तो आपका जो प्रारंभिक बिंदु है, मतलब आपको विस्थापन फाइंड आउट करना पड़ेगा। माना लेट मी, ये जो मेरा सर्कल है, यहाँ पर अगर मैं इसका विस्थापन फाइंड आउट करना है मुझे, तो इस सर्कल से इस यहाँ तक जाने तक मुझे इसका प्रारंभिक बिंदु ज्ञात तो होना चाहिए। मुझे प्रारंभिक बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा। आप कल्पना कीजिए कि आप जहाँ से बैठे हो वहां से 5 किलोमीटर दूर चले जाते हो, तो
अगर आपको आपका विस्थापन ज्ञात करना है तो आप यहाँ से बैठे हो और यहाँ पर गए हो, उन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करोगे तो विस्थापन में प्रारंभिक बिंदु की आवश्यकता पड़ रही है बल। आपने किसी वस्तु पर बल लगाया तो उस वस्तु पर बल कहाँ लगाया और फिर बल लगाने के बाद कितना आकृति में परिवर्तन आया, तो उस बल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको प्रारंभिक बिंदु उसमें भी आवश्यकता पड़ेगी। तो पोलर वेक्टर वह वेक्टर जिनका प्रारंभिक बिंदु या कार्यकारी बिंदु होता है ध्रुवीय या पोलर वेक्टर कहलाता है। एक्सियल वेक्टर वह वेक्टर जो घूर्णन प्रभाव दर्शाता है, अर्थात जो किसी अक्ष के परितः घूर्णन दर्शाता है, अक्षीय वेक्टर कहलाता है। मतलब जिसमें एक्सियल होता है वह वेक्टर जो घूर्णन प्रभाव दर्शाता है और जो अर्थात जो किसी अक्ष के परितः घूर्णन करता है या दर्शाता है, अक्षीय वेक्टर कहलाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोणीय वेग, बल आघूर्ण, कोणीय संवेग, ये जो राशियां हैं वह किसी अक्ष के परितः ज्ञात की जाती है, इसलिए ये सारी जो हैं एक्सियल वेक्टर के अंतर्गत आते हैं। कोणीय वेग, बलाघूर्ण, कोणीय संवेग आदि। आई होप यू अंडरस्टैंड सदिश और अदिश राशियां क्या होती हैं और जो प्रमुख वेक्टर्स हैं हमने देखे हैं, हमने जो प्रमुख वेक्टर्स सारे देखे हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। एकांक वेक्टर, एकांक वेक्टर, शून्य वेक्टर, स्थिति वेक्टर, विस्थापन वेक्टर, ध्रुवीय वेक्टर और अक्षीय वेक्टर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो आगे के चैप्टर्स हैं सदिश योग का त्रिभुज नियम, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम, उन्हें एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर चैनल आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।